आज हम सभी चलते हैं एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था में आज प्रश्न पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय और बजट से संबंधित कि कौन कौन से एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, यानी भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है। तो इसका सही जवाब है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे पूर्व में सांख्यिकी संगठन भी कहा जाता था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था, पहला बजट वह किसके द्वारा पेश किया गया था। तो यह पेश किया गया था आर.के. षणमुख शेट्टी द्वारा। किसके द्वारा? आर.के. षणमुखम शेट्टी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण की केंद्रीय बजट से अलग किस सन में किया गया। तो भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग करने के लिए 1964 के बाद ये अलग कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द कौन सी है। तो बजट की घोषणा के लिए पारिभाषिक शब्द है वार्षिक वित्तीय वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें और देखें कि पहला भारतीय बजट कब प्रस्तुत किया गया। तो 1952 में प्रस्तुत किया था, लेकिन उसे प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है। तो उसे प्रस्तुत करने का श्रेय सी.डी. देशमुख को जाता है। किसको? देशमुख को जाता है। ठीक है, आगे हम ध्यान दें और अगले क्वेश्चन की तरफ देखें कि किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो अंतिम वस्तुओं सेवाओं पर कुल खर्च का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना के लिए हम कौन सी विधि अपनाते हैं? व्यय विधि को अपनाते हैं। कौन सी विधि को अपनाते हैं? व्यय विधि को अपनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है। तो उस स्थिति में सम्मिलित होता है, उस स्थिति में पूंजी खपत भत्ता सम्मिलित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय थी 249.60 रुपीज प्रति व्यक्ति आय थी। ठीक है, आगे हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे कि वस्तु में सेवा कर जीएसटी को घटकों में विभाजित किया गया था। कितने घटकों में विभाजित किया गया था? 3 घटकों में विभाजित किया गया था। कितने घटकों में? 3 घटकों में विभाजित किया गया था। आगे हम ध्यान दें तो कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने स्वच्छ ऊर्जा उपकरण प्रतिस्थापित किया। उस कर को क्या कहते हैं? उस उपकर को कहते हैं जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। एकीकृत कम लागत स्वच्छता, जिसे ILCS के नाम से भी जानते हैं, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा कितनी प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है? 75% की सब्सिडी दी जा रही है। आगे हम देखें कि वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम जो प्रतिशत स्लैब है वो कितने प्रतिशत का है? तो 28% का स्लैब है। ठीक है, आगे ध्यान दें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाली सामंजस्य वस्तु विवरण कोडिंग प्रणाली के लिए कौन सी आय शुल्क लाभकारी होती है। तो इसके विषय में जो सही उत्तर है वो सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण। आगे हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में कृषि आय लगाया जा सकता है किसके द्वारा? राज्य सरकारों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें कि भारत में अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में कौन सा कर आता है। तो सेवा कर अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है।
आगे हम चलें, भारत में आय कर को क्या कहा जाता है? तो भारत में आय कर को प्रत्यक्ष और प्रगामी कर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रत्याशित समग्र मांग एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड की गणना के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है? तो फार्मूला है C+I+ स्मॉल लेटर C एंड Y। ठीक है, जो कि RRB ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, में उपभोग फलन, कुल उपभोग और डॉट डॉट किसके बीच का संबंध का वर्णन करता है? तो यह उपभोग फलन, कुल उपभोग और सकल राष्ट्रीय आय के बीच संबंध का वर्णन करता है। आगे हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वह उत्पादन चक्र कहलाता है जिसमें कम से कम एक उत्पादक कारक स्थिर हो, तो उसे हम कहते हैं अल्प अवधि उत्पादन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, उत्पादन की सीमांत लागत अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु कुल लागत में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है। तो संबंधित है कितना? 1। क्या संबंधित है? 1 संबंधित है, पहला ऑप्शन संबंधित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आगे हम देखें, उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त स्वामित्व वाले आगतों की लागत का क्या अभिप्राय होता है? तो इसका अभिप्राय होता है अंतर्निहित लागत। क्या अभिप्राय होता है? अंतर्निहित लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों और किसके मध्य का संबंध है? तो यह संबंध है फर्म और उत्पादित निर्गतों के बीच का संबंध है। ठीक है, आगे हम ध्यान दें कि किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है, तो जनसंख्या वृद्धि कभी भी समग्र मांग का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें कि समष्टि अर्थशास्त्री विश्लेषण में सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS किस चीज को दर्शाती है? तो MPS किसको दर्शाती है? किसी व्यक्ति की आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उसके बजट में परिवर्तन। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, आय में एक इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर क्या कहलाती है? तो आय में इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। आगे हम देखें कि किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त संतुष्टि या लाभ को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु या सेवा में उपभोक्ता को प्राप्त होने वाला जो अतिरिक्त संतुष्टि या लाभ है, उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। आगे हम ध्यान दें नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में कुल परिवर्तन लागत को अगर उत्पादित उत्पादन की लागत से भाग दे दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं औसत परिवर्तनीय लागत। क्या कहते हैं? औसत परिवर्तनीय लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अंधिमान वक्र की प्रवणता पाई जाती है। तो अंधिमान की वक्र की प्रवणता जो पाई जाती है वो प्रतिस्थापन की सीमांत दर द्वारा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें और आगे हम देखें, यदि औसत उत्पादन घट रहा हो तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सीमांत उत्पादन उस कंडीशन में औसत उत्पादन से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता डॉट डॉट क्या होनी चाहिए कि जब व्यक्ति हमेशा उस वस्तु की अधिक मात्रा लेना पसंद करेगा, तो उसे हम कहेंगे धनात्मक। उसे क्या कहेंगे? धनात्मक। आगे चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, जब MP सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक रहता है तब तक औसत उत्पाद किस प्रकार का होता है? बढ़ता है या घटता है? तो बढ़ना जारी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि किसी वस्तु की वह मात्रा जो उपभोक्ता दिए गए वस्तु की कीमतों, रुचियों और अंधिमानों को निश्चित रखने हेतु खरीदने को तैयार है
और क्षमता रखती है उस वस्तु को क्या कहते हैं? उस वस्तु को मांग कहते हैं। आगे हम देखें अर्थशास्त्र में औसत उत्पाद किसके बराबर होता है? तो औसत उत्पाद बराबर होता है कुल उत्पाद एवं कुल उत्पाद भागे श्रम, या कुल उत्पाद बटे श्रम को भी हम क्या कह सकते हैं? औसत उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। औसत परिवर्तन लागत और औसत निश्चित लागत के योग को क्या कहा जाता है? तो औसत परिवर्तन लागत और औसत निश्चित लागत के योग को औसत लागत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि वह व्यवसाय चलाने के दौरान मजदूरी, किराया और सामान के लिए दूसरों की किया जाने वाला जो प्रत्यक्ष भुगतान है उसे हम क्या कहते हैं? तो उस प्रत्यक्ष भुगतान को कहते हैं सुनिश्चित लागत, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि वह कीमत जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या कहेंगे? संतुलन कीमत के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि स्थिर पैमाना का प्रतिफल CRS पैमाना उत्पादन फलन की एक विशेषता है। यह तब होता है जब क्या होगा? जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि के फलस्वरूप निर्गत में भी उसी अनुपात में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ये सारे क्वेश्चन RRB ग्रुप डी में आ चुके हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम चलें कि उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं? तो उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अल्पकालीन औसत लागत किसके बराबर होता है? तो अल्पकालीन जो औसत लागत है वह औसत परिवर्ती लागत प्लस औसत नियत लागत के क्या होता है? बराबर होता है। आगे हम ध्यान दें कि उत्पादन के किस चरण में सीमांत उत्पादन का वक्र ऋणात्मक क्षेत्र में गमन करता है? तो चरण 2 में सीमांत उत्पादन का वक्र ऋणात्मक क्षेत्र में क्या करता है? गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि परिवर्ती निवेश की उत्पादन की प्रति इकाई के रूप में किसको परिभाषित किया जाता है? तो परिभाषित किया जाता है औसत उत्पाद। किसको प्रभावित किया जाता है? औसत उत्पाद को। इस उत्पादन फलन में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, यानी किसमें उत्पादन फलन में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं? तो दीर्घकालीन जो उत्पादन फलन है उसमें उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि पूर्ति वक्र जिसे सप्लाई कर्व पर कहते हैं, तो वह बिंदु है जिस पर कोई फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे ब्रेक इवन बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे ब्रेक इवन बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें और ध्यान दें कि डॉट डॉट मांग वक्र लोचदार होता है और किस पर होने पर यह बेलोचदार होता है। ठीक है, तो सीमांत राजस्व का मान जब धनात्मक होता है तब मांग वक्र लोचदार होता है, और सीमांत राजस्व का मान जब ऋणात्मक होता है तो मांग वक्र जो होता है वो कैसा होता है? बेलोचदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन करना क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं मांग की कीमत का लोच। मांग की कीमत का लोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि वह गुणक सिद्धांत जिसमें यह वर्णन किया जाता है कि सरकार जितना अधिक खर्च करेगी उतनी ही उसमें क्या होगी? समृद्धि होगी, तो उस गुणक सिद्धांत को केन्जियन गुणक सिद्धांत कहते हैं, जो कि RRB NTPC में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निवल मूल्य नेट वर्थ का सूत्र क्या होता है? तो निवल मूल्य इक्वल टू होता है परिसंपत्ति माइनस देयताएं। परिसंपत्तियों में से अगर देयताएं को घटा दिया जाए तो वो क्या प्राप्त होता है? वह प्राप्त होता है निवल मूल्य। आगे हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाना वाला जो इनपुट होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं?
तो आर्थिक लाभ कमाने के लिए जो इनपुट किया जाता है उसे उत्पादन के घटक के रूप में हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी चर के नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधित मूल्य को क्या कहा जाता है? तो किसी चर के नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधित मूल्य को यथार्थ प्रेरक कहते हैं। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किसके कारण अल्पकालिक सीमांत लागत वक्र यू आकृति का होता है? तो परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण अल्पकालिक जो सीमांत लागत है उसका जो वक्र होता है किस आकार का होगा? यू आकार का होगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्थशास्त्र में एक वक्र होता है जो एक ग्राफ पर अंकित होने पर उन दो कारकों के सभी संयोजनों को दर्शाता है जो दिए गए आउटपुट का उत्पादन करते हैं। तो निम्न में से कौन होगा? तो संयोजक क्या करता है? एक वक्र होता है जो ग्राफ पर अंकित होने पर दो कारकों के सभी संयोजनों को दर्शाता है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जब सभी इनपुट में आनुपातिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप आउटपुट में बड़े अनुपात में वृद्धि होती है तो उत्पादन फलक क्या प्रदर्शित करता है? तो उत्पादन फलक पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को प्रदर्शित करता है। आगे हम ध्यान दें कि चर इनपुट के प्रति इकाई आउटपुट के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसको परिभाषित किया जाता है? तो औसत उत्पाद को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, आगे हम ध्यान दें कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर कहा जाता है क्या? उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? तो सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को अंतिम सीमा मूल्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि उपभोक्ता द्वारा स्वेच्छा से किसी वस्तु के भुगतान करना और उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? तो वास्तविक मूल्य के अंतर को कहते हैं उपभोक्ता अधिशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता को क्या कहते हैं? तो सीमांत उपयोगिता को कहते हैं शून्य। सीमांत उपयोगिता को क्या कहते हैं? शून्य। आगे हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ग्रिफिन वस्तुओं का संबंध किससे होता है? तो ग्रिफिन वस्तुओं का संबंध आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से जब अधिक मजबूत होता है तो ग्रिफिन वस्तुओं का यही संबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है जिसे रूप में व्यक्त किया जाता है उसे कहते हैं शुद्ध निवेश, सकल निवेश या मूल्य ह्रास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग को क्या कहते हैं? तो कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय योग के लागत को कहते हैं कुल लागत। क्या कहते हैं? कुल लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि उत्पादन के प्रति यूनिट कुल लागत को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रति यूनिट कुल लागत को औसत लागत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ह्रासमान कमी। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? जैसे जैसे उपयोग की गई वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होगी? तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता में कमी आएगी या कैसी होगी? ह्रासित होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? तो स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर यानी स्वतंत्रता के पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो अल्प विकसित और कैसी थी? रुकी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है? तो अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप है सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम क्या कहते हैं? जीडीपी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद था। तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद था ₹2.7 लाख करोड़ रुपए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो वह धन है, निम्न में से वह धन है जो किसी वस्तु की आय में स्थानीय राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है, तो उसे हम कहते हैं प्रयोज्य आय। क्या कहते हैं? प्रयोज्य आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि देखें कि जब वह एनएनपी, जिसे निवल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से जाना जाता है, को किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या से अगर विभाजित कर दें तो निम्न में से क्या प्राप्त होगा? अगर एनएनपी को किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित कर दें तो प्राप्त होगा प्रति व्यक्ति आय, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे हम चलें कि साम्य राष्ट्रीय आय कब होती है? तो साम्य राष्ट्रीय आय तब होगी जब समग्र आपूर्ति समग्र मांग के क्या हो? बराबर हो। समग्र आपूर्ति जो है वो समग्र मांग के क्या होनी चाहिए? बराबर होगी, तभी साम्य राष्ट्रीय आय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक कौन सा होता है? तो आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक होता है जीडीपी, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि इसका क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य जो होता है वो क्या होता है? शामिल होता है। आगे हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हिंदू वृद्धिदर नामक शब्द किसने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो यह किसने गढ़ा था? यह गढ़ा था राजकृष्ण ने। राजकृष्ण ने क्या बनाया था? हिंदू वृद्धि दर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वह क्षेत्र जो भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है उसे हम कहते हैं तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, से अवमूल्यन अगर घटा दें तो क्या प्राप्त होता है? अगर अवमूल्यन घटा दें तो प्राप्त होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या प्राप्त होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी क्या है? तो एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस डिप्रेशन या मूल्य ह्रास, उसे हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि भारत में राष्ट्रीय उत्पाद की गणना का पहला श्रेय किसे जाता है? तो पहला प्रयास किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सकल घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि के दौरान डॉट डॉट किस चीज़ का मूल्य होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद एक देश के भीतर सभी तैयार वस्तु और दी गई सेवाओं का योग होता है, कुल मूल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप है? तो एनडीपी का पूर्ण रूप है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या रूप है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें कि भारत में राष्ट्रीय आय को कितने पदों में मापा जाता है? तो भारत के राष्ट्रीय आय को 2 पदों में मापा जाता है, एक बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में। ठीक है, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के रूप के पदों में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें कि सरकारी बजट में जब राष्ट्र द्वारा दिए गए खर्च आय स्रोत से अधिक होते हैं तो आय और व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो आय और बीच के अंतर को कहा जाता है बजट घाटा। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022-23 के सरकारी बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अर्थव्यवस्था की अनुमानित जो विकास दर है वो कितनी है? तो अनुमानित विकास दर होगी 9.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। तो भारत के वित्तीय बजट में कौन सा शामिल नहीं है? साख नियंत्रण भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का क्या अर्थ होता है? तो बजट अधिशेष का अर्थ होता है कि जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से क्या हो जाए?
अधिक हो जाए तो हम ये कहते हैं कि बजट अधिशेष हुआ है। नेक्स्ट पेज पर चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुक्त उपलब्ध कराया जाता है तो उसे कहा जाता है, तो उसे कहते हैं सार्वजनिक व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो वित्त वर्ष को जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य मध्य प्रदेश था। कौन सा प्रदेश था? मध्य प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें कि वित्तीय वर्ष से लंबित मतदान के हिस्से के लिए लोकसभा द्वारा किए गए अनुमानित व्यय को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है लेखा अनुदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि केंद्रीय रेलवे बजट को सामान्य बजट के साथ प्रस्तावित कब किया गया? तो प्रस्तावित किया गया 2017 और 18 में। आगे चलें कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना किन दो संतुलनों को कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं सतत विकास। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आय के 5 पदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद जो प्राप्त राशि होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सकल कुल आय। क्या कहते हैं? सकल कुल आय। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में विकास मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय को किस नाम से जानते हैं? तो सर्वोच्च निकाय को राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से जानते हैं। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि वह संकेतक जो आय की असमानता और समानता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं गिनी गुणांक कहते हैं। आगे चलें एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रहा हो तो कुल खर्च में वृद्धि का क्या कारण होता है? तो कुल खर्च में वृद्धि होने का मुख्य कारण होता है सांकेतिक आय और कीमतों में क्या हो जाना? वृद्धि हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि वित्त मंत्री द्वारा बजट की प्रस्तुति के संदर्भ में सही कथन है। पहला, किसी चुनाव वर्ष में। दूसरा, में बजट 2 बार पेश किया जाता है। ठीक है, पहली बार लेखानुदान प्राप्त करने हेतु कुछ महीनों के लिए और दूसरी बार पूरी तरह से पेश किया जाता है। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह बजट जिसमें प्रत्येक अवधि के लिए सभी खर्चों को न्यायोचित होना चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शून्य आधारित बजट। आगे चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि रेल बजट के संदर्भ में सही कथन है। पहला, भारतीय रेल का बजट संसद में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, प्राप्तिक और व्यय से जुड़ी राशि वार्षिक वित्तीय विवरण बजट में जोड़ी जाती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि रेल की प्राप्तियां और व्यय भारत की समेकित निधि का क्या होती हैं? हिस्सा होती हैं। ठीक है, किसका हिस्सा होती हैं? समेकित निधि का। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किससे प्रकाशित किया जाता है? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि के कारण। दूसरा, प्राथमिक घाटा को मापा जाता है तो प्राथमिक घाटा को राजकोषीय घाटा से अगर ब्याज भुगतान घटा दें तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है तो कौन सा स्रोत है? सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणी की पहचान की है। तो उन्होंने आय निर्धनता और मानव निर्धनता श्रेणी की पहचान की है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत सरकार की न्यूनतम आय का स्रोत क्या है? तो भारत सरकार की न्यूनतम आय का स्रोत क्या है? सीमा शुल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार की बजट पूंजी बजट प्राप्तियों का अवयव नहीं है तो कौन सा नहीं है? कर प्राप्तियां अवयव नहीं है। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर्थिक क्रिया नहीं है तो स्वैच्छिक समाज सेवा आर्थिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम दर थी। किस वर्ष में 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम दर थी? तो वह था 1996 से 1997। आगे चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें कि प्रति व्यक्ति चालू कीमतों पर आय वर्ष 2004-5 में सबसे कम थी। तो प्रति व्यक्ति चालू कीमतों पर आय कहाँ की कम थी? बिहार की कम थी। ठीक है। वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा की थी, जबकि न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय कहाँ की थी? बिहार की थी। और कितने रुपए थी? 47,541 रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें कि 2015 से बाद की आय के अनुमान हेतु आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो आधार वर्ष 2011 और 12 प्रयुक्त हो रहा है। भारत में बजट की सर्वाधिक योगदान करता है। तो बजट में सर्वाधिक योगदान घरेलू क्षेत्र करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें कि भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी कौन सी है? तो नोडल एजेंसी है योजना आयोग, जिसे वर्तमान में नीति आयोग नोडल एजेंसी कहा जाता है। ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की? तो केलकर समिति ने अधिनियम 18 के अंतर्गत आयकर पर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा की। आगे हम देखें कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का कितना हिस्सा था? तो कृषि क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा, फिर धीरे धीरे कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश की मार्केट कैप का परिणाम उसके जीडीपी से अधिक है? तो यूएसए देश की जो मार्केट कैप है वो जीडीपी से अधिक होती है। अगला है जीएनपी, जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होती है। तो उससे क्या नुकसान होगा? उससे नुकसान ये होगा कीमतों की तुलना में मजदूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। राष्ट्र की संपदा में शामिल नहीं किया जाता। तो किसको नहीं शामिल किया जाता है? मुद्रा पूर्ति को राष्ट्र की संपदा में शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाएं तो वास्तविक आय कैसी होगी? तो वास्तविक आय हमेशा क्या रहेगी? अपरिवर्तनशील रहेगी, यानी राष्ट्रीय आय वास्तविक आय में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में 2009-10 में स्वास्थ्य पर लोक व्यय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना प्रतिशत था? तो 1.09% था। और वर्ष 2022 और 23 में 2.1% रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है? तो ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है, लेकिन वर्तमान में 10 लाख को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें कि भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? तो भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था ने सर्वाधिक समृद्धि दर कब प्राप्त की? तो भारतीय अर्थव्यवस्था ने सर्वाधिक समृद्धि दर 2006 से 2007 में प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। किसमें नहीं किया जाता? तो पते का प्रमाण देने के लिए कभी भी पैन कार्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन समांतर अर्थव्यवस्था के कारण क्या होता है? समांतर अर्थव्यवस्था के कारण क्या उभरती है? तो कर वंचन समांतर अर्थव्यवस्था के कारण उभरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें कि आय में एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात जिससे खपत वृद्धि में वृद्धि होती है निम्नलिखित किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जानते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उपादान भुगतान प्रवाह का कोण राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार बनता है।
तो आय वितरण कोण उपादान भुगतान प्रवाह का कोण राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार बनता है। सब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले यह तर्क दिया गया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं, तो यह किसके अनुसार दिया गया था? यह दिया गया था डेविड रिकार्डो के अनुसार दिया गया था। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि टपकन सिद्धांत, जिसे आप मातृ सिद्धांत के नाम से जानते हैं, निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है? तो टपकन सिद्धांत आय के वितरण आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें कि व्यक्तिगत आयकरों की कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को क्या कहते हैं? तो व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को कहते हैं व्यक्तिगत आय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न पदों में बाजार मूल्य पर एनएनपी में से घटाया जाएगा। तो क्या घटाया जाएगा? निवल अप्रत्यक्ष कर घटाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है कौन? जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, यानी एनडीपी की परिभाषा क्या होगी? अगर जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा दें तो उसे हम कहते हैं एनडीपी या शुद्ध घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत था? तो औद्योगिक क्षेत्र का योगदान था लगभग 11.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं सेवाओं के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है यह आर्थिक विकास और उत्पादन की अधिक सटीक माप करने में क्या होती है? सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें कि राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि का उचित रूप से कथित घटक नहीं है। कौन सा नहीं है? तो निर्यात और आयात व्यय इसका घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का व्यापक संकीर्ण अवधारणाओं का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम है कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निवल आर्थिक कल्याण की गणना करते समय निम्न मदों में जीएनपी में घटाया जाता है। तो जीएनपी से क्या घटाया जाता है? शहरी जीवन की भीड़ के समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि एमपी पर जीएनपी में से घटाने पर हमें एमपी पर जीडीपी प्राप्त होता है। वह किस प्रकार से प्राप्त होता है? तो जीएनपी से हमें क्या घटाना पड़ेगा? विदेश से निवल कारक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें कि समष्टि आर्थिक प्रदर्शन का सबसे समान उपयोग किया जाने वाला संकेतक है। तो कौन सा संकेतक है? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, यदि हम एक वर्ष में अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धन का योग करें तो हमें एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मात्रा के कुल माप का मूल्य मिलता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें कि आटे में गेहूं का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के मापन की निम्न में से किस विधि का एक भाग है? तो आटे में गेहूं का मूल्य राष्ट्रीय आय के मापन के लिए मूल्य वर्धित विधि का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें कि जीडीपी में अपस्फीति कारक जीडीपी डिफ्लेक्टर सांकेतिक जीडीपी वास्तविक जीडीपी से अधिक होता है। आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि 2022 की स्थिति के अनुसार भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरी है? तो यह बनी है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तीसरी सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो कहाँ की है? जर्मनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन का आय वेग कितना होता है? तो धन का आय वेग होता है 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें कि किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न मापदंड है। तो कौन सा निम्न मापदंड क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय से ही जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व की हम क्या करते हैं? गणना करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। एक निश्चित अवधि के दौरान राज्य की सीमाओं में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य एक मौद्रिक संदर्भ में एक उपाय के रूप में निम्न में से क्या कहा जाता है? तो निम्न में से इसे कहते हैं जीएसडीपी। क्या कहते हैं? जीएसडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड कितना होता है? तो मुख्य मापदंड होता है प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीबीए अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग एवं प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को की माप होती है। जीबीए का पूर्ण स्वरूप होता है ग्रास वैल्यू एडेड। जीबीए का पूरा नाम क्या होता है? ग्रास वैल्यू एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी की छोड़ी गई संपत्ति होती है उसे राजगामित्व कहते हैं। क्या कहते हैं? राजगामित्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें कि यह अवधारणा बताती है कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए। उसे हम कहते हैं सकल राष्ट्रीय खुशहाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें हम कि एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जा सकती है, आय विधि, व्यय विधि। तो तीसरी विधि निम्न में से कौन सी होगी? तो तीसरी विधि होगी उत्पाद मूल्य वर्धित विधि। ठीक है, क्या होगी? उत्पाद मूल्य वर्धित विधि। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि औसत आय को क्या कहा जाता है? औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। देश की सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? तो देश के सभी निवासियों की आय कहलाती है कुल आय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, जीएनपी का क्या अर्थ है? तो जीएनपी का अर्थ होता है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या होता है? तो कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर अप्रत्यक्ष कर माइनस उपदान निम्न में से क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। आगे चलें, व्यक्तिक प्रयोज्य आय क्या कहलाती है? अगर व्यक्तिक आय में से व्यक्तिक कर को घटा दिया जाए, व्यक्तिक कर अदायगी को घटाया जाए और साथ में गैर कर अदायगी को घटाया जाए तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिक प्रयोज्य आय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें कि राष्ट्रीय आय अवितरित लाभ परिवारों द्वारा की गई निवल ब्याज अदायगी निगम कर प्लस सरकार और फर्मों से परिवार की गई अंतरण अदायगी क्या कहलाती है? तो निवल ब्याज अदायगी निगम माइनस निगम कर प्लस सरकार और फर्मों से परिवार की गई अंतरण अदायगी व्यक्तिक आय कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में से उत्पादन का योग होता है उसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न गणना नहीं की जाती। तो गृहिणी की सेवाओं की गणना राष्ट्रीय आय के आकलन में नहीं की जाती है। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन थे? तो VKRV राव भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना किया था। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मध्यवर्ती वस्तु से क्या आशय है? तो पुनर्व्यय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेची जाने वाली वस्तु क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। मध्यवर्ती वस्तु की अर्थव्यवस्था है। वित्तीय वर्ष क्या है? कि सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष क्या कहलाता है? वित्तीय वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण का सबसे सही अनुमान क्या होता है? राजकोषीय घाटा। वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपये की प्राप्ति में कारपोरेशन टैक्स कितना होता है? तो कारपोरेशन टैक्स होता है 15 पैसे। सरकार की राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण है तो सरकार द्वारा संग्रहित GST सरकार की राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न राज्य ने अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के एक भाग के रूप में मार्च 2022 में पहली बार चाइल्ड बजट प्रस्तुत किया तो उसे प्रस्तुत किया था मध्य प्रदेश ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष नामक भारत के पहले संप्रभु धन कोष की घोषणा की गई। इसे हम कहते हैं 2015 और 16 में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष को धन कोष की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें सप्तऋषि बजट कहते हैं। भारत सरकार ने एफआरबीएम, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम लागू किया 2004 और 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। निम्न मद में सरकारी बजट के गैर योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा नहीं है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय सहायता सरकारी बजट के स्थायित्व कार्य में मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। तो उसे शामिल किया जाता है मांग को बढ़ाने या घटाने के लिए हस्तक्षेप। इस प्रकार से आपका ये लेक्चर राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय व्यय से संबंधित ये लेक्चर यहीं पर समाप्त किया जाता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे राजकोषीय घाटा और मौद्रिक नीति को, और वो भी वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आपका रहेगा।